तो कैसा लगता है खानदान का पहला आईएएस बन के? ऐसा कहते हैं गांव में कि एक आईएएस जो होता है उसका 7 पीढ़ी तक नाम चलता है। एक आईएएस की सैलरी क्या होती है? आईएएस की स्टार्टिंग में सैलरी हमने ना मूवीज वगैरह में देखी हुई है, कोई कितना ही बड़ा अफसर हो पॉलिटिशियन नीचे दब के रहता है, तो क्या एक्चुअल में ये है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये लोगों के बीच धारणा है। हम जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं, जैसे इंटरवल के बाद में जैसे हम देखते हैं ना वो आईएएस बन जाता है, तो क्या आज मेरे सामने रियल में आईएएस बैठे होते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आईएएस बनना इतना ईजी है? जी, इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कहता हूँ कि यूपीएससी तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम। ना आपने किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं करी है, जी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में? नहीं आया कि यार अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अपना पूरा टाइम इस पे दे रहा हूँ, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करूँ? नहीं, मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि अच्छे इंस्टीट्यूट मेरा क्या कर देते। सर बेसिकली आपने ना बिना इंस्टीट्यूट के आईएएस बन के ना एक चीज़ और अनलॉक कर दी है। अब लोग बाग बोलेंगे देख उसका लड़का तो बिना कोचिंग गए हुए बन गया। मुझे पता है वो नहीं पढ़ाते कुछ भी, इसलिए एट लास्ट तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अगर हम किसी की जाते हैं ना, कि गाड़ी वगैरह हमारी किसी से अड़ जाती है तो हम लड़ाई वगैरह करते हैं, तो ऐसे पूछते हैं कि कलेक्टर है क्या तू? कलेक्टर तो आप तो बोलते हो हाँ मैं हूँ कलेक्टर। तो अभी तो बेसिकली लड़कियां वगैरह कुछ फ्लर्ट वगैरह करती हैं, मैसेज वगैरह आते होंगे। वो तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत मैसेज आते हैं, वो तो चलता रहता है। अगर अपन को एक आईएएस बनना है जी। तो क्या सक्सेस की हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? अगर कोई तैयारी कर रहा है। खमागणी जयपुर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। 16 अप्रैल 2024 एक ऐसी दिनांक है जब एक मामूली इंसान कलेक्टर बन गया। अगर मैं बात करूं उस इंसान की, तो वो जिस गांव से आता है उस गांव में ना तो समय पे बिजली आती है और ना ही पानी आता है, यहां तक कि इंटरनेट की समस्याएं भी हैं। लेकिन ऐसे के अंदर यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना अपने आप में एक असंभव था, लेकिन उसने अपने प्रयासों से संभव कर दिखाया। वो कहते हैं ना कि ये गांव भले ही छोटा था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है, आईएएस जतिन कुमार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई आपका, जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट का मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर बेसिकली मैंने ना बहुत ही छोटे वर्ड में कह दिया कि एक 16 अप्रैल 2024, लेकिन ये दिनांक जब आप इमेजिन करते हो तो लाइक माइंड में क्या आता है, कैसा फील होता है आपको? मैं मतलब 1 साल हो गया है उस दिन को बीते हुए, लेकिन कई बार उस टाइम को याद करता हूँ तो ये लगता है कि यार वो 1 सेकंड जब मैंने अपना नाम पीडीएफ में देखा, उस टाइम उस 1 सेकंड ने सब बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। मैं एक बिल्कुल आम सा लड़का बहुत खास हो गया। मेरे फ़ोन्स बंद नहीं हो रहे थे, रेगुलर फ़ोन आ रहे थे। उस रात मैं 1 बजे सोया था, मुझे याद है। सुबह 5-6 बजे से फ़ोन दोबारा से स्टार्ट हो गए थे। फैमिली खुश थी, लोग नाच रहे थे, गाँव पूरा खुश था। तो वो सब एक बार मेमोरी में आ जाता है, वो चलने लगता है कि यार मैं उस टाइम क्या कर रहा था? मैंने कैसे ऐसे संकोच के साथ एक पीडीएफ देखी थी कि यार है होगा कि नहीं होगा? फिर एक रैंक देखी कि यार इसमें हुआ है, फिर लगा कि हाँ आईएएस बन जाऊँगा। तो वो फिर से रिवाइज़ करने लगता हूँ मैं। अच्छा, जब जैसे ही आपका जब रिजल्ट आया तो फैमिली का कैसा रिएक्शन था? जब आपने लाइक पहला कॉल किया होगा फैमिली को या साथ आपने फैमिली के देखा होगा, तो क्या रिएक्शन था फैमिली का आपके? सबसे पहले तो मेरे साथ मेरी भाभी और मेरी सिस्टर रहती थी। वो दूसरे रूम में सो रही थी। तो मैं भाग के गया कि आईएएस, आईएएस, आईएएस। तो वो एकदम से खड़े हुए कि हुआ क्या है, क्या हो गया? मैंने कहा रिजल्ट आ गया, मैं आईएएस बन गया। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा रिजल्ट आ गया है, मैं आईएएस बन गया। फिर मेरे भाई एयरफोर्स में हैं, वो आसाम में पोस्टेड थे उस टाइम पे। तो मैंने भाभी को बोला कि उनको फ़ोन करके बताओ। तो यही फिर ऐसे चलता रहा, फिर रेगुलर फ़ोन ही आते रहे फिर। एक होता है ना कि पहले आपने जैसे बताया कि फोन्स कॉल बंद ही नहीं हो रहे थे मेरे, तो लाइक एक होता है ना कि एक ऐसे गांव से आप आते हो जहां पे ना तो बिजली भी टाइम पे आती है ना पानी टाइम पे आता है, यहाँ तक कि इंटरनेट भी नहीं है। और जो यूपीएससी की जो आजकल लोग स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ना, बिना इंटरनेट के तो पॉसिबल ही नहीं है ये सारी चीजें। तो लाइक आपके गाँव के बारे में मैं जानना चाहूंगा, आप किस गाँव से आते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पड़ता है? मेरे गांव का नाम बहरोज है, जो मुंडावर तहसील में पड़ता है। और अभी जो नए जिले बने थे उसमें हमारा जिला खैरथल तिजारा हो गया। पहले हम अलवर जिले के अंडर आते थे। मेरा गांव लगभग 1500 से 2000 साल पुराना है। पहले यहाँ पर जैन धर्म के लोग रहते थे, फिर मुगल्स आए यहाँ पर तो मुस्लिम लोग भी रहते थे। लेकिन जब 1947 में जब हुआ
इंडो पाक डिवीज़न हुआ, उस टाइम सब चले गए थे, गाँव खाली हो गया था। तो अभी जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल नए हैं, 60, 70, 80 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा मतलब ऐसी धारणा है, ऐसा माना जाता है कि जो हुमायूँ था, मुगल बादशाह, वो मेरे गाँव के वहाँ पर 2 दिन के लिए रुका था। तो उसी के नाम पर मेरे गाँव का नाम बेरोज पड़ा है। बे में शायद उर्दू में इसका मतलब 2 होता है और रोज़ का मतलब दिन। तो वहीं से ये नाम चलता आ रहा है। तो जैसे आपने हमने आपके इंटरव्यूज वगैरह देखे हुए हैं, तो आपने आपकी जो ऑलरेडी जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब में थी, जी। लेकिन देन आपने उसको क्वाइट किया, देन आईएएस की तैयारी करी। तो लाइक आपने आईएएस बनने का क्यों सोचा फिर? एक्चुअली में ऐसा था, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैं बिल्कुल सेटल्ड था, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी सैलरी थी, कोई ख़ास काम भी नहीं होता था। लेकिन मैं उस डेली के रूटीन काम से ऊब चुका था, पहली बात तो। दूसरी बात, मेरे हाथ में कुछ ऐसी पावर नहीं थी जिससे मैं अपना या लोगों का भला कर पाऊँ। तीसरा, जब मैंने देखा कि कोविड के टाइम पर जब मैंने देखा कि किस तरह से लोगों की हेल्प की जा सकती है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर रहते हुए, क्योंकि जो मैं एफसीआई में काम करता था, एफसीआई के जो हेड थे वो आईएएस थे। तो उनको जब देखा कि यहाँ किस तरह से न्यूज़ में आ रहे हैं कि यार यहाँ पर फूड ग्रेन्स पहुँचाने हैं, यहाँ पर फूड ग्रेन्स पहुँचाने हैं। तो एक्चुअली में काम तो हम ही करते थे, लोअर स्टाफ करता था, लेकिन जब उनका मैनेजमेंट देखा और ये सब देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी ये तैयारी करनी चाहिए, इस फील्ड में जाने का सोचना चाहिए। तो लाइक जैसे अगर अपन अपने गांव की बात करें, तो आपके गांव में से और भी पहले कोई आईएएस निकला हुआ है या आप ही हैं? नहीं, मैं ये पता नहीं सौभाग्य है मेरा कि दुर्भाग्य है कि मैं अभी तक अकेला आईएएस हूँ, लेकिन मैं हमेशा मंचों से कहता हूँ कि मैं पहला हो सकता हूँ, मैं अंतिम नहीं होना चाहता। मेरे बाद में और भी आईएएस बने, और भी आईएएस आईपीएस बने। सर, जो आपकी सोच और नियत है ना, शायद वही आपको लाइक आईएएस बनाती है। और मैं ये एक सवाल है, या मैं कह सकूं कि मैं इच्छुक हूँ इस सवाल को पूछने का, कि जैसे गांव के अंदर जो लोग हैं ना, बातें भी बनाते हैं, फैमिली को टोंट मारते हैं, अरे क्या कलेक्टर बनेगा यार, ये क्या बनेगा, नॉर्मली जॉब है, कर लो भाई। क्योंकि आज तक कोई निकला नहीं ना। जब अपन हिस्ट्री लिखते हैं ना, तो लोग हंसते हैं उन चीजों पे। तो आपके साथ में कुछ ऐसे मेमोरेबल चीजें रही हुई है बहुत कि? सारी है, ये तो मैं ऐसे बताने लगूंगा तो हमारा पॉडकास्ट ही बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, मेरा याद करने का मन नहीं होता, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जब नौकरी लगती है गांव में, छोटी मोटी चाहे कुछ भी लग जाए, ग्रेड 4 की नौकरी भी लगती है तो बहुत खुशी होती है। मैं अच्छी नौकरी में था, तो तब भी लोगों को थोड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या नौकरी है, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने रिजाइन किया, तब भी लोग ऐसे कि ये तो पागल है, इससे ऐसे नौकरी थोड़ी छोड़ते हैं, सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है। और अभी थोड़े दिन पहले मेरे को पता लगा कि कोई हमारे गांव में ये कह रहे थे कि मेरे साथ कुछ लड़के घूमते हैं गांव में, ऐसे ही घूमते हैं हम तो वो उसके पापा से कह रहे हैं कि इसके साथ घूमने से कुछ नहीं होगा, ये नौकरी छोड़ के बैठ गया है, ये ऐसे कलेक्टर थोड़ी बनते हैं। तो वो सारी मतलब चीजें होती हैं कि ये क्या कलेक्टर बनेगा। जब मैंने प्री का पेपर दिया तो मैं पास हो गया, तो कह रहे अभी तो मेंस बच रहा है, इंटरव्यू बच रहा है। फिर मैंने मेंस दिया तो उसमें पास हो गया मैं। फिर कह रहे कि अभी तो ऐसे तो मेंस में बहुत होते हैं पास, इंटरव्यू बच रहा है, इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। जब मैंने इंटरव्यू दिया, अच्छी रैंक भी आ गई, तो फिर कह रहे हैं कि नहीं, इस रैंक पे आईएएस थोड़ी बनते हैं, तो वो भी नहीं मिलेगा। फिर आईएएस भी मिल गया, फिर वो कह रहे हैं कि अब राजस्थान कैडर नहीं मिलेगा, तो मेरे को बिहार कैडर मिल गया। फिर ऐसे मतलब ये बातें चलती रहती हैं, लोग उंगलियां उठाते रहेंगे। फिर मैं तो मतलब ज्यादा सोचता नहीं हूँ उनके बारे में। ठीक है, उनका काम ये करना है तो वो करो, मेरा काम जो मेरे को सरकार ने दिया है मैं वो करूँ। तो सर, जैसे अपने फैमिली बैकग्राउंड की अगर अपन बात करें, तो आप किस बैकग्राउंड से आते हैं? मेरे दादाजी एक मिस्त्री थे, वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं पोते को आईएएस बनते हुए देखूं, लेकिन वो शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। मेरे पापा हेडमास्टर हैं, गांव के पास ही एक बडली की ढाणी स्कूल है, वहां पर हेडमास्टर हैं। मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में है, उनकी पोस्टिंग आसाम में है। और घर में मेरी भाभी, मम्मी, दादी हैं, छोटी सिस्टर है मेरी, मेरी भतीजी है एक, तो वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आईएएस बनने तक के सफर में? मेरा भाई मेरे हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहा है, चाहे आईएएस बनने के दौरान, उससे पहले या कभी भी, वो हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहा है। ये डिसीजन जो मैंने लिया कि मैं जॉब क्विट करूंगा और जॉब क्विट करके तैयारी करूंगा, इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप एक एक मैं कहूँ कि मंथली जो पैसा आ रहा है वो एकदम से चला जाएगा आपके पास से, और आपको अब खर्च करना पड़ेगा 15-20 हजार पर मंथ, तो वो कौन देगा। तो उसके लिए भाई ने सपोर्ट किया कि तुम तैयारी करो। वो एक्चुअली में जिम करता था पहले, तो उसने वो अपना सारा छोड़ दिया कि इसका पैसा मैं यहाँ डाइवर्ट करूंगा।
तो उसने बहुत सपोर्ट किया मेरा ये डिसीजन लेने में कि नौकरी को छोड़ना है, ये डिसीजन लेने में कि तैयारी करनी है, ये डिसीजन लेने में कि पैसे की चिंता मत करना, मैं हूँ। फिर जब मैं फेल हो गया था 2022 वाले में, प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो भी उसने बहुत सपोर्ट किया कि यार कोई बात नहीं, अभी तो आगे और तैयारी कर, अभी 4-5 महीने हुए हैं तेरे को तैयारी करते हुए। 2023 में जब रिजल्ट आया तो वो सबसे ज्यादा खुश था। तो मतलब लाइक आप कह सकते हो कि भाई आपकी बैकबोन बन के जी रहे जी हैं बिल्कुल end तक। भाई, एकदम। जैसे अपन बात करें ना कि आपके जैसे गांव के अंदर और भी स्टूडेंट्स हैं लाइक जो पढ़ रहे हैं अभी भी, तो अब आपको देख के वो आईएएस वगैरह की तैयारी करते होंगे कि यार हमारे गांव से एक लड़का निकला हुआ है जो आईएएस बन चुका है, मतलब हम भी बन चुके हैं। तो लाइक कैसा लगता है जब लोग आपको ऐसे सपोर्ट करते हैं, गांव में आप जाते हो तो आपका सम्मान करते हैं, मालाओं से गाड़ियां आती जाती है, आगे पीछे गाड़ियां लग जाती है जो भी एरिया, तो कैसा फील होता है उस टाइम पे? मेरे को 1 साल हो गया, लेकिन अब मैं अभी भी जहाँ पर जाता हूँ तो लोग सम्मान करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि बहुत हो गया, अब तो मतलब मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनके मन में ये है कि हमारे एरिया से बना है, हमारे ऐसे गांव से बना है जहाँ कोई आईएएस के बारे में सोचता भी नहीं है, ऐसे जगह से निकलकर एक ऐसे ऊंचे पद पर गया है जहाँ पर देश की नीतियां डिसाइड होती हैं, तो उनके मन में भी ये रहता है कि यार नहीं, हमारा लड़का है, हमारा भाई है। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, फैमिली को भी प्राउड होता है कि यार हमने कर दिखाया। तो लाइक आपकी एज की अगर बात करें तो आपकी एज क्या है? मेरी 29 एज है, क्योंकि मैं 21 में एफसीआई में नौकरी लग गया था। मैंने 26 साल की एज में नौकरी छोड़ी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रिपरेशन करूंगा। अमूमन ऐसा उल्टा होता है, 21 में लोग स्टार्ट करते हैं, 26 तक अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो क्विट कर देते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन को। मैंने उल्टा किया है, 26 में स्टार्ट करके मैंने सेकंड अटेम्प्ट पे अपना सिलेक्शन ले लिया। अच्छा, अगर जैसे अपने ना आपने चाइल्डहुड लाइफ की बात करें, आपकी स्कूली बचपने के बारे में बात करें, तो आपका बचपना कैसा था? नॉर्मल बच्चों की तरह था कि एंजॉय वगैरह करना और बस वो चीजें बस? मेरा मेरा अभी तक बचपना ही चल रहा है। मैं आज भी गांव में जाता हूं तो नॉर्मल बच्चों के साथ खूब एंजॉय करता हूं, खूब उनसे मिलता हूं, खूब बातें करते हैं, खूब क्रिकेट खेलते हैं, खूब गिल्ली डंडा खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके साथ घूमता हूं, बातें करता हूं, बैठे रहते हैं रात रात भर। तो उनको भी ये फील नहीं होता कि उनको, मतलब मैं ये फील होने नहीं देता कि यार मैं आईएएस हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो। उनको ये लगता है कि हमारा भाई है आज भी। नहीं, ये तो मैं सर की बात कहना चाहूंगा। मैं सर को हमेशा कॉल करता जब भी सर मेरे को बोलते थे हाँ अमन भाई कैसे हो आप, हाँ अमन भाई कैसे हो, तो ये चीज सर की मेरे को ऐसा लगता है कि यार अपना ही भाई एक आईएएस बन गया। और रियल में ये चीज फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ बोल रहे हैं, रियल में सर सबको भाई मानते हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी फील्ड से हो। और ऐसा नहीं है कि वो जॉब करता हो या कोई बड़ा अफसर है, सिर्फ वही सर भाई करके बोलते हैं सबको। तो ये बात तो है जो आपने बोला ना कि फैमिलीज बोलते थे कि ये क्या नौकरी छोड़ के बैठ गया, तो कभी आप उनके सामने से निकलते हो तो उनका रिएक्शन क्या रहता है? मैं जानबूझ के निकलता हूँ उनके सामने से कि यार तुम चिढ़ो मेरे से यार क्योंकि मैं तो बन गया, अब तुम चिढ़ोगे तो भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। हाँ। और मैं कई बार कहता भी हूँ, मैंने बहुत बार कहा भी है कि यार अगर मेरे से चिढ़ोगे तो तुम्हें मेरे को कुछ फर्क पड़ेगा, तुम्हारा ही टाइम खराब हो रहा है। अगर तुम मेरे से बना के रखोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारे कभी काम आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे चिढ़ोगे तो क्या है, कुछ नहीं होने जाने वाला। वो उनकी मर्जी है भाई, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं मेरे से। मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया आज तक, मैं लोगों की हेल्प ही करते आया हूँ, पहले भी हेल्प करता था, अभी भी एक फोन में, मतलब मेरे फोन से काम हो रहा है तो मैं करता हूँ उस काम को। तो सर कभी फ्लैक्स वगैरह मारा है गांव वगैरह में, जैसे जा रहे हो आप लाइक टोरा बन जाता है आपका एक कि आईएएस आ रहा है, तो कैसा कुछ तो ऐसा हुआ ना कि यार हाँ ठीक है अब तो मैं आईएएस हूँ, तो कभी ऐसा फ्लैक्स मारने का मौका मिला हो? मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं नॉर्मल बच्चों की तरह रहता हूँ गांव में। मैं जब गांव में मतलब चला एक बार, जैसे मैं मसूरी से आया तो ठीक है वो गाड़ियां आ गई मेरे साथ, उसके बाद मैं पैदल घूमता हूँ गांव में, बाइक से घूमता हूँ गांव में, तब गाड़ियां वगैरह नहीं रखता मैं। अब आराम से लोगों के पास जाता हूँ, मिलता हूँ, आगे से राम राम करता हूँ, भाई मैं पूछता हूँ कैसे हो, क्या हाल है सब। लोग आते, इसीलिए लोग आते भी है मेरे पास कि भाई हमारा ये काम है, ऐसा काम है, ये काम है। तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है उसमें, खैर की टोरा वगैरह लगाने में, वो औरों को लगता होगा, मुझे तो खैर नहीं है। तो फ्रेंड्स का कैसा सपोर्ट रहा आपका? फ्रेंड्स तो मेरा फ्रेंड सर्कल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो मतलब ऑल ओवर, मतलब मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं हो। तो बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, लोगों ने काफी सपोर्ट किया है मुझे। और मैं भी मतलब पूरी कोशिश करता हूँ कि जिनका भी फोन आए मैं उठा लूँ, अगर नहीं उठा पाया बाद में कॉल कर लूँ, उनसे बात कर लूँ, तो अच्छा भी, उनको भी अच्छा लगता है कि यार ये यहाँ जाकर नहीं बदला है। अभी मेरे को मैं एक कोचिंग क्लासेस में अभी गया, आपके पास आ रहा था तभी एक कोचिंग क्लासेस में गया। मैं मैं तब जब मेरा रिजल्ट आया था 1 साल पहले, तब गया था उस कोचिंग में, तो उसके डायरेक्टर ने कहा कि हमने सोचा था कि आप बदल जाओगे वहां जाके,
आप आज भी वैसे ही हो। जैसे है ना हम सब ने ना सुना तो हुआ है कि आईएएस तो लाइक आईएएस का काम क्या होता है, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आईएएस का काम वही होता है जो अंडर द सन कुछ भी करवा लो आईएएस से। आईएएस एक जनरलिस्ट होता है। आईएएस अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो लैंड से रिलेटेड काम हुआ। स्टार्टिंग में हम लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, हमारी कोर्ट्स लगती हैं कि कुछ आपस में मैटर हो गया उसको सोल्व करने के लिए। फिर इसके बाद पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम हम करते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको एडवाइस करने का काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक हम एडवाइस करते हैं। तो ऑन एन एवरेज जैसे लोग कहते हैं ना कि देश तो आईएएस ही चला रहे हैं, बस वो पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। तो वही काम है हमारा। आप जो सब कुछ देख रहे हो जो इस देश में हो रहा है वो आईएएस की वजह से हो रहा है। नेता अपनी सोच रखते हैं कि यार ऐसा ऐसा कर दें तो कैसा होगा, फिर हम उस पर एक तरीके से रिसर्च करते हैं कि यार ये हमारे देश के फेवर में है कि नहीं है। फिर हम उनको बताते हैं कि सर ऐसा ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगा, ये गरीबों की ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। तो वो सब काम चलता है। जैसे अगर हम बात करें ना मूवीज वगैरह की, तो मूवीज में तो हम आईएएस को सिर्फ देखते हैं कि एक लाल बत्ती वाली गाड़ी है, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, हमको तो माइंड में ये सेट है कि ये होता है आईएएस, मतलब सिर्फ गाड़ी में बैठने का काम होता है उसका। लेकिन एक्चुअल में आपने बताया कि इतना सारा काम रहता है उसका, तो मतलब दिमाग में तभी तो लाइक वो चीजें हैं। तो लाइक यूपीएससी आपने क्रैक किया और आपकी स्कूल लाइफ भी रही होगी, कॉलेज लाइफ भी रही होगी। जी तो लाइक अपन जैसे स्टूडेंट्स वगैरह है ना, लाइक लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते जी हैं कि यार हाँ थोड़ी सी प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, थोड़ा टाइम है अभी, बहुत टाइम है। तो आपको कोई प्यार वगैरह हुआ है? देखिए काम सारे होते हैं क्योंकि एज तो सबकी सेम ही रहती है, और उस एज में सब मेरे को लगता है कि करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस टाइम नहीं किया तो फिर कब करोगे यार। ये सब तो भगवान का रचाया हुआ है ना कि इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है। कॉलेज के टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तब उसके बाद मेरा ब्रेकअप हो गया था। ओके। तो फिर उसके बाद मैं एफसीए में लग गया, फिर कुछ नहीं था। अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग गया, तब कुछ नहीं था, अभी भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ब्रेकअप होने का रीजन क्या था? रीजन ऐसा कुछ खास लड़ाई नहीं होती हमारी कि बस ऐसे ही कि हम दूर रहने लग गए थे। तो मैं नोएडा चला गया था एफसीआई में, तो हो गया बस। अब ऐसा कुछ मतलब कुछ लड़ाई नहीं है, अभी भी बात हो जाती है कभी कभी। अच्छा, अभी तो लाइक कनेक्शन में है मतलब? हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सीधा फोन आता है कि चलो ठीक है, पहले नॉर्मल लड़का था, अब कलेक्टर बात कर रहा है। नहीं, मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या क्या फर्क पड़ता है, मैं आईएएस हूँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। अच्छा, जैसे फैमिली में पापा वगैरह आप जाते होंगे कि यार मेरा बेटा अब आईएएस है, तो मतलब क्या होता है? जैसे पापा आपने बताया टीचर है, तो जी। स्टूडेंट्स ज्यादा मिलते हैं पापा को या फिर नॉर्मल? नहीं पापा, मतलब मेरी फैमिली में ऐसा कुछ ऐसा टोरे जमाने वाला कोई है ही नहीं। ओके। भाई तो बाहर ही रहते हैं, वो असम में पोस्टिंग है। पापा का थोड़ा सा ये है कि भाई उनकी एज हो गई है, 59 के हो गए और नेक्स्ट ईयर रिटायर हैं। तो उनके सर्कल में भी टीचर्स वगैरह हैं, तो वो थोड़ा सा एक होता है कि यार इनका बेटा आईएएस है, बस ये थोड़ा सा होता है। बाकी मेरे पापा भी मेरे से ज्यादा ग्राउंड लेवल है। ओके। अच्छा, जैसे मान लो इन फ्यूचर आप कभी शादी करोगे, तो लाइक आपका नाम जाएगा, सीधा कलेक्टर लिखा जाएगा? क्या लगता है आपको, लड़की रिजेक्ट करेगी कभी आपको? नहीं ये तो देखो, अब लड़की है वो कर सकती है, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके पास हजार बहाने होते हैं रिजेक्ट करने के, तो कर भी दे, मैं तो उसमें कुछ नहीं हूँ। कभी आपको किया है रिजेक्ट किसी लड़की ने? रिजेक्ट का तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। मतलब हमारी तरफ से किसी के लिए कोई शादी का प्रपोजल अभी तक मेरे को नहीं लगता गया है। आगे से ही आए हैं प्रपोजल। तो अभी पापा ये कह रहे हैं कि आईएएस आईपीएस से ही करो। अब मैं कहाँ से लाऊं आईएएस आईपीएस? कोई होता तो मैं कर ही लेता ना। वो तो सर को डिपार्टमेंट में देखने पड़ेगा। सर अभी काम करना स्टार्ट करें या फिर आईपीएस आरएएस लड़की ढूंढने देखने रहते हैं। तो वो चीजें हैं। तो सर जैसे एक आईएएस की सैलरी क्या होती है? आईएएस की स्टार्टिंग में सैलरी 80 to 90,000 होती है। ओके, देन कट पिटा के हमें अभी ट्रेनिंग में तो 50,000 मिल रहे थे। ओके, हाँ। फिर देन वो बढ़ती जाती है अपने अकॉर्डिंग। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी सबकी बढ़ती जाती है धीरे धीरे एक एंड जो हाईएस्ट सीनियर होता है, आई थिंक 2.5-3 लाख उसकी बेसिक पे होती है। उसके अकॉर्डिंग 5 से 1 लाख होगी सैलरी। और लाइक जो फैसिलिटीज वगैरह जो गवर्नमेंट प्रोवाइड वो कराती तो सब कुछ होता है, मतलब उसमें फैसिलिटीज में सभी है। घर हो गया, आने जाने का हो गया, व्हीकल्स हो गए, सिक्योरिटी हो गई, फोन का हो गया, न्यूज़पेपर का हो गया, वो बहुत सारी चीजें होती है। फैसिलिटीज का ही तो मारा मारी ये सारी। है, वो जो घर देते हैं जी गवर्नमेंट, जी। तो लाइक वो अपनी नौकरी के बाद में जैसे हम रिटायर होते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद तो आई थिंक नहीं मिलता है वो। और अगर किसी जैसे रिटायरमेंट के बाद कई बार क्या होता है कि पोस्ट दे देती है गवर्नमेंट। जैसे किसी भी
कमीशन का वो बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, ऐसे करके ना, तब उनको घर मिल जाता है। बट उसके रिटायरमेंट के बाद आई थिंक नहीं होता है। तो हमने आपके ना इंटरव्यूज वगैरह भी देखे हुए हैं, आप शायरी वगैरह बहुत अच्छी करते हो, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, शायरी आप कैसे करते हो, आपका पैशन है या लाइक आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, शायरी करना मेरे को अच्छा सा लगता है। जब मैं कुछ लिख लेता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ कर लिया है आज। और तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा शौक है लिखने का। अच्छा, आपकी जो शायरी है ना उसमें हरियाणवी लैंग्वेज टच है, जी। वो क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि मैं अलवर से आता हूँ, हम्म तो अलवर बिल्कुल हरियाणा से लगा हुआ है। हम्म और मेरे मामा हरियाणा में है, मेरी बुआ हरियाणा में है, मेरे भाई की शादी हरियाणा में हुई है। हम्म तो वो वहाँ आना जाना लगा रहता है। हमारी बोली भी हरियाणवी है इधर। अलवर से, अलवर बिल्कुल टच है, तो इसलिए वो हरियाणवी टच है। बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि हमारा पहनावा, हमारे गाने वगैरह सब हरियाणवी है। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है फिर हरियाणवी? ऐसे तो याद नहीं आ रहा। बाकी एक केडी का भी सॉन्ग है, तने नया साल मुबारक हो, वो अच्छा लगता है। कई सारे गाने हैं, वो सुनते रहते हैं। अच्छा, और आपकी शायरी वगैरह भी ऐसी होती है दिल टूटे शायर की तरह तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये लाइक आपको कोई याद आती है पुरानी किसी गर्लफ्रेंड वगैरह की, या फिर आप मन से ही लिख देते हो आप? नहीं, ये देखो आप, ये तो भावना लोगों में आई जाती है कि अगर कोई लिख रहा है तो उसका यही होगा कि उसका दिल टूटा है कभी, इसलिए लिख रहा है। ऐसा नहीं है। मैं 11th क्लास से लिख रहा हूँ। ओके। मेरे को बहुत लंबा टाइम हो गया लिखते लिखते। लेकिन वही बात है कि ऐसा मतलब ये जो दिल टूटे वाली होती है, इसमें थोड़ा सा मजा आता है। हम्म शायरियाँ लोगों को सुनने में भी यही अच्छी लगती है। इसके अलावा भी मैं लिखता हूँ, ऐसा नहीं है, पर वो थोड़ी ज्यादा लिख देता हूँ बस। ओके, तो एक शायरी हो जाए लाइक दिल वाली, बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाली। हाँ, मैं एक शायरी सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल। एक हरियाणवी शायरी सुना देता हूँ मैं, बिल्कुल। कि तने झोली भर भर खुशियां मिले, ना कदे अभागण रही है तू। मैं सामण सार हूँ बरसता, और सदाए फागण रही है तू। हर रोज तेरी होली दिवाली और करवा चौथ मने, हर रोज तेरी होली दिवाली और करवा चौथ मने। मेरी उम्र भी तेरे यार कहला दे, जा सदा सुहागण रही है तू। वाह, मतलब सुनने में तो काफी अच्छा लगा। जी। मैं हरियाणवी सॉन्ग सुनता भी हूँ, जी लेकिन जी ये तो कुछ ज्यादा ही हरियाणवी हो गई डीपली, है ना, एक होता है हिंदी और हरियाणवी जी जी, मिक्स। हाँ, मिक्स तो होता इसका मतलब आप कुछ बताओ ना। है। इसका मतलब ये है कि लड़का लड़की से ये कहना चाह रहा है कि तुझे जो चाहिए, जितनी भी खुशियां चाहिए, वो सारी मिले। ऐसा नहीं हो कि जैसे एक अभागी, एक भाग्यवान होता है कि उसको सब कुछ मिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि तू कभी अभागन नहीं रहे, मतलब तेरा भाग्य चमकता रहे हमेशा। फिर मैं ये चाहता हूँ कि मैं सावन महीने में जैसे बारिश होती है ना, मैं वैसे बरसता रहूं। और तू फाल्गुन में जब होली आती है तो वैसी रहे तू, चमकती हुई बिल्कुल। और हर रोज हर दिन तेरे घर में होलियां मने, दिवालियां मने, करवा चौथ मने। और मेरी उम्र है वो भी तेरे पति के ला दे, तेरे पति के लगा दे, तू हमेशा सुहागन रहना। ऐसे। तो लाइक ये शायरी भी दिल टूटी आ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। लोगों को लगता है ऐसा, पर नहीं है ऐसा। तो लाइक आपको क्या लगता है, आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? मैं तो चाह रहा हूँ यार, मैं मैरिज ही नहीं करूँ तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जैसे केस देखने को मिल रहे हैं ना आजकल, तो मन तो करनी है, पर घर वाले कर ही देंगे। अरेंज ही होगी, अरेंज ही होगी। अरेंज मैरिज करेंगे आप, बट घर वालों ने तो बोल रखा है कोई आईपीएस आ रहे वो हैं लड़की वो के लिए। वो ऐसे भरोसे में रह जाएंगे, मैं ऐसे भरोसे में रह जाऊंगा कि वो अरेंज मैरिज करेंगे, तो नहीं होगी फिर। अच्छा, एक है ना कहावत है अपने बढ़िया कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहता है, जी तो जी। आपके पीछे किन किन का हाथ रहा? औरत में मैं भाभी रहती थी मेरे साथ, सिस्टर रहती थी मेरे साथ, तो मतलब उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी मेरे लिए। मैं जब उठ रहा हूँ तो मेरे लिए नाश्ता तैयार रखा है। मैंने कभी अपनी प्लेट्स भी उठा के नहीं रखी इधर उधर। मतलब वो मेरा बहुत ख्याल करती थी कि इसकी पढ़ाई में कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो लाइक मतलब फैमिली सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है अगर अपन को पॉजिटिव फ्री माइंड से पढ़ना है तो। पॉजिटिव फ्री माइंड से पढ़ना है तो मतलब फैमिली सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बिना अकेला इंसान यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाएगा। अच्छा, जैसे है ना जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका नहीं हो पाता है, सेकंड में भी नहीं होता है, थर्ड में भी नहीं होता है, तो लाइक डिमोटिवेट हो जाते हैं बार बार में कि यार क्या, और फैमिली वाले भी फिर ताने मारते हैं, ऊपर से जी सोसाइटी वाले डबल ताने मारते जी। हैं। तो आपका क्या मतलब कहना है इन चीज़ों में, अगर अपन को एक आईएएस बनना है जी, तो क्या सक्सेस की हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कोई तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेगा, कोई लास्ट अटेम्प्ट में निकालेगा। अब की बार 1000 रैंक पे 2024 का जो रिजल्ट आया है उसमें 1000 रैंक पे
एक मैडम है, आई थिंक 40 ईयर्स की, 40 ईयर्स की है वो। 7th अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी निकाला है। ओके। तो उनका भी तो डेडिकेशन है, वो किस तरीके से तैयारी कर रही हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब जब सब स्टार्टिंग में जब एंट्री करते हैं इस फील्ड में तो यही चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान होता तो सभी कर लेते। जब आप उस फील्ड में जाते हैं तब समझ में आता है कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जितना हम सोच रहे थे उतना ऐसा आसान चीज नहीं है ये। तब समझ में आता है कि यार कंपटीशन है और इतना ज्यादा है कि लोग 7-7 साल 8-8 साल तैयारी कर रहे हैं। जी। तो एक तो खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, फर्स्ट थिंग तो यही है। जब तक खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा कि यार इस बार नहीं हुआ मैं अगली बार कर लूंगा, अगली बार नहीं होगा मैं उससे अगली बार कर लूंगा, खुद के ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है। दूसरा, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिना फैमिली के सपोर्ट के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करोगी तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में टूट जाओगे बिल्कुल। बिल्कुल। मैं इस मामले में भाग्यशाली रहा थोड़ा सा, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था, तो उसी ने मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया कि यार कर कर कर। हाँ, वो एक एक टाइम पे जब आप फेल होते हैं, जब आप तैयारी करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं तो बुरा लगता है, सबको लगता है। लेकिन आप 2-4 दिन का टाइम लो, खुद के ऊपर वर्क करो, तो और फिर से रिस्टार्ट कर दो ओके। बस। अच्छा, बेसिकली अपने कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? ये अलग अलग है इसमें। जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट हैं, ओबीसी के लिए आई थिंक 9 अटेम्प्ट हैं, SC ST के लिए 37 एज तक हैं, 17 ऐसे कुछ अटेम्प्ट हैं। तो जनरल वालों के साथ में इतनी नाइंसाफी क्यों है? नाइंसाफी तो खैर नहीं कह सकते, जब हम पढ़ते हैं तो चीजें समझ में आती हैं कि यार ये अगर इनको अटेम्प्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, एससी को ज्यादा देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, उनकी एज ज्यादा लिमिट रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि ये चीज समय के साथ धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, जैसे है ना, आपने किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं करी है, जी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में? नहीं आया कि यार अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अपना पूरा टाइम इस पे दे रहा हूँ, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करूँ? नहीं, मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि अच्छे इंस्टीट्यूट मेरा क्या कर देते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट में मैं 2-2.5 लाख रुपए फीस दे के आता, वो मेरे को वही सेम पढ़ाते जो बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे लिए स्पेशल क्या करते हो? मेरे लिए स्पेशल मैं ही कर सकता था। मेरे को पता था कि मेरी कमियां कहाँ हैं, मेरे को पता था कि मुझे किस फील्ड में ज्यादा अपना, किस सब्जेक्ट को अपना ज्यादा टाइम देना है। मुझे पता था कि मैं कैसे लिखूंगा तो नंबर आएंगे। मुझे पता था कि मेरे को किस तरह की तैयारी करनी है, कितनी देर पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को कितना टाइम देना है। मैंने कोचिंगों में देखा, मतलब मैंने तो नहीं करी, औरों ने बताया कि कोचिंग में जो यूपीएससी का सिलेबस है वो भी 1.5-1.5 साल 2-2 साल तक कंप्लीट नहीं होता है। आपने फीस दे दी है, कंप्लीट नहीं भी करेंगे वो तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कल भी मेरे पास, मैं गांव में ही था, कल मेरे पास एक लड़की आई कि मैंने यहाँ से कोचिंग करी हुई है, और तो मैंने उससे यही पूछा कि आपके पास कितने नोट्स हैं। तो उसने कहा कि सर बहुत सारे नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स दे रखे हैं। मैंने कहा मेरे पास 5 कॉपियां थी मेरी पास, वो भी मैंने अपने हाथ से लिखी थी, खुद के नोट्स बनाए थे, यूट्यूब से, इंटरनेट से। मैंने उन्हीं को रिवाइज किया। तो ये इस बात का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हो, कौन सी किताब पढ़ी है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिंपल बात है। यूपीएससी ये थोड़ी ना पूछेगा कि आप एक्स कोचिंग में गए कि नहीं गए, वहां 2 लाख दिए कि नहीं दिए, ऐसा तो नहीं होता। अगर अपन बात करें ना आज के स्टूडेंट्स वगैरह की जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब तो बिना इंस्टीट्यूट के उनके लिए यूपीएससी क्रैक करना ना, ऐसा समझ लो कि एक रेत में मतलब पानी ढूंढना है एक रेगिस्तान के अंदर। लेकिन आपने वो चीजें कर दिखाई, और आपके गांव में तो इंटरनेट भी नहीं था, तो लाइक कैसे वो आपने मैनेज की सारी चीजें? मैं एक्चुअली मैं गांव में नहीं रहता था, मैं थोड़ा सा दूर फ्लैट लेके रहता था। तो वहाँ पे मैं अपनी भाभी और अपनी सिस्टर के साथ पढ़ाई करता था। वो भी तैयारी कर रहे थे, मैं भी तैयारी करता था। तो वहाँ पे इंटरनेट था, वो सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन मैंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। मुझे पता था कि अगर मेरे को यूपीएससी निकालना है तो मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान वालों के भरोसे मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे, मतलब मेरे को पर्सनली ये लगता था, लोगों को ये लगता होगा और किसी एस्पिरेंट को ये लगता होगा कि मेरे को कोचिंग की जरूरत है, तो उनको कर लेनी चाहिए। मैं इसके मतलब अगेंस्ट में भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, उनको कर लेनी चाहिए, उनको एक रास्ता देख लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं की। सर बेसिकली ऐसा होता भी है ना कि किसी का आईक्यू थोड़ा सा कम होता है जी, और किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, तो आप मानते हैं ये आईक्यू वाली कॉन्सेप्ट? ये तो है बिल्कुल। देखो ऐसा हो सकता है ना कि किसी को एक अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं निकले, किसी का दूसरे अटेम्प्ट में नहीं निकले, तीसरे अटेम्प्ट में निकले, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। तो ये तो आईक्यू की बात है, और यूपीएससी में बहुत सारा लक फैक्टर भी काम करता है। किसी को कोई 1 नंबर से बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको 1 नंबर इंटरव्यू में ज्यादा मिल जाता तो वो तो अंदर था ना, इसमें उसकी तो गलती नहीं है। थोड़ा सा इंटरव्यू लेने वाले ने अगर 170 की जगह 171 लिख दिए होते उस सीट पे, तो वो तो अंदर था। डेस्टिनी भी काम करती है, मेहनत भी काम करती है, सपोर्ट भी काम करता है। जब सारी चीजें मिलती हैं तब कहीं जाकर उस एक पीडीएफ में नाम आता है।
तो सर आप भगवान में बिलीव करते हैं? मैं बिलीव थोड़ा बहुत करता हूँ। तो लाइक जैसे अगर अपन पूछें कि कर्म बड़ा है या भगवान? कर्म बड़े हैं। मैं पूरी यूपीएससी की जर्नी में, हम्म, मैं आपके जंक्शन से कह रहा हूँ, मैंने पूरी यूपीएससी की जर्नी में कभी ये नहीं सोचा कि मैं यूपीएससी क्रैक कर पाऊँ। मैंने केवल ये सोचा कि मेरा काम पढ़ना है। अगर मेरी पढ़ाई में कमी रही तो मुझे दुख होगा। अगर मैं पढ़ के यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरे लिए कोई बड़ी बात थी नहीं कभी। मेरा काम इतना था कि मेरे को कर्म करना है अपना, फल मिलेगा मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो कुछ और अच्छा कर लेंगे। अगर भगवान ने ये समझा कि इसने कर्म किए हैं तो दे दिया फल। और सर इसके अंदर एक नियत भी काम करती है इंसान की कि आप किस नियत से बनना चाहते हैं। अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे तो लोग फ्लैक्स मार मार के यार कर लेते हैं, क्या पता हो जाए, लेकिन आपकी नियत थी कि आपको अपने गांव के लिए कुछ करना है, आपको उन सब के लिए कुछ करना है। तो लाइक अब जैसे आप गांव के अंदर क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं आईएएस बनने के बाद, या गांव वालों को आपसे क्या उम्मीद है? गांव वालों को तो पता नहीं, पर मेरे को मेरे गांव में क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है गांव की, वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े धीरे धीरे टाइम के साथ। हम क्रॉप पैटर्न्स पर काम करें कि हम नॉर्मली हमारे गांव में क्या होता है कि गेहूं बो दिया, बाजरा बो दिया, सरसों बो दी। इसके अलावा भी डाइवर्सिटी आनी चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड में। दूसरा, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। किसी तरह से जो ग्राउंड वाटर्स को रिचार्ज किया जाए, पॉन्ड्स बने, ऐसे ऐसे नए नए इनोवेशन पर काम हो तो वाटर लेवल ऊपर हो। एजुकेशन पर काम हो, क्योंकि मेरे को, मैं आईएएस बनने के बाद भी मेरे को पता है कि गांव में एजुकेशन का इतना है ही नहीं कुछ भी, लोग चाहते ही नहीं है पढ़ना। तो मैं एजुकेशन के फील्ड में देखना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी बने, लोग पढ़ें, आईएएस आईपीएस नहीं तो कुछ तो बने, अपनी मेहनत के दम पे अपने अपने घर वालों के सपनों को पूरा करें, कुछ तो बने। ऐसे ही कनेक्टिविटी बढ़े, इंटरनेट आए, लाइट 24/7 रहे, तो ये सब चीजें मैं बदलाव देखना चाहता हूँ। सर जैसे कहें कि आपके तो फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत सपोर्ट था कि यार वो मैनेज कर सकते थे, लाइक आपके ब्रदर भी हैं गवर्नमेंट जॉब में थे, पापा भी, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे के अंदर मतलब किसी और का बाहर फ्लैट लेके चीजें करना, उस एरिया में जाना जहाँ पे इंटरनेट है, वो तो इम्पॉसिबल है जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ एक मैसेज हो? देखिए, इंटरनेट आप सबको पता है 800,000 रुपए में 3 महीने का आता है आराम से। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे जैसे मान लो कि मेरे घर पे तो इंटरनेट नहीं आ रहा, लेकिन घर से 2 किलोमीटर दूर तो बाहर जाके इंटरनेट आ रहा है। आजकल तो लाइब्रेरी हर जगह उपलब्ध है, वहां जाके पढ़ लो। मतलब कि अगर आप कोचिंग नहीं भी करना चाह रहे हैं तो 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में इतना महीने का खर्च करके आप आराम से किसी मस्त लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। एसी कमरों में बैठ के पढ़ना है आपको, तो पढ़ सकते हैं। और इंटरनेट पर इतनी सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, मन होना चाहिए बस। सर बेसिकली आपने ना बिना इंस्टीट्यूट के आईएएस बन के ना एक चीज और अनलॉक कर दी है। अब लोग बाग बोलेंगे देख उसका लड़का तो बिना कोचिंग गए हुए बन गया तो ये क्या कहना चाहोगे इस चीज पे आप? नहीं, मैं कोचिंग के अगेंस्ट कभी नहीं रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है तो करिए, इसलिए मत करिए कि उसका बेटा भी गया, वो भी गया कोचिंग में, वो उस कोचिंग में गया, मैं उस कोचिंग में जाता तो मेरा हो जाता। मैं मेरे फैमिली ने 1.5 लाख खर्च किए, अगर 2 लाख वाली में डालते तो मेरा हो जाता। ऐसा नहीं होता है, ये हमारा वहम है, ये बच्चों की सोच ही है बस कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मेरे मेरे साथ या जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके कई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि तुम जब तुम्हारी ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तुम मुझसे कहोगे कि भैया कोचिंग जरूरी नहीं थी। वही हो रहा है, वो आज कहते हैं मेरे से कि भैया कोचिंग जरूरी नहीं थी, ये नहीं पढ़ाते कुछ भी। मुझे पता है वो नहीं पढ़ाते कुछ भी, इसलिए एट लास्ट तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ तो बेसिकली आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड में आपने सीधी यूपीएससी क्रैक कर दी, वो भी इन परिस्थितियों में। सर ये तो हम जैसों के लिए तो अभी भी इम्पॉसिबल है, आपने तो पॉसिबल कर दिया, लेकिन मैं तो आज भी कहूंगा हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है सर ये चीज। हम जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं ना, जैसे 12th फेल भी अपन ने मूवी देखी, तो उसमें होता क्या है कि पहले तो हम पूरा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे इंटरवल के बाद में जैसे हम देखते हैं ना वो आईएएस बन जाता है। तो क्या आज मेरे सामने रियल में आईएएस बैठे होते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आईएएस बनना इतना ईजी है? नहीं, इतना इजी होता तो सभी बन जाते हैं ना जी। इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कहता हूँ कि यूपीएससी तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। अभी 2024 बैच में हमारे साथ कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे जो आईपीएस बने थे, आईआरएस बने थे। उन्होंने अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए दोबारा एग्जाम दिया इस बार का, जिसका रिजल्ट कल परसों आया। उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओके। जो आईपीएस है करंटली, जो सर्विंग है आईपीएस, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ।
ओके। कितना अनप्रडिक्टेबल है यूपीएससी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इजी है। अगर मैं आज एग्जाम दूं तो मेरा भी नहीं होगा। इजी नहीं है, टफ है, तभी तो लोग बार 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 तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी उनका हो रहा है फिर 3 साल में 4 साल में। वो कहते हैं ना सर, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। जी। तो आपको क्या लगता है, अगर आप दोबारा तैयारी करेंगे तो क्या आप वापस लग सकते हैं अभी भी? ये तो देखो संभाव मतलब कह नहीं सकते कुछ भी। प्री में फेल हो जाए, मेंस में फेल हो जाए, ओके। अच्छी रैंक भी आ जाए, खराब रैंक भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। यूपीएससी बहुत अनप्रडिक्टेबल है। जैसे अगर मैं यूपीएससी के मतलब मैं बिल्कुल मतलब बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ कि अगर मैं यूपीएससी के मतलब एग्जाम्स वगैरह दे रहा हूँ और अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके बाद की क्या प्रोसेस है? बाद की प्रोसीजर ये है कि आपको वो मिलती है, रैंक वाइज सर्विस एलोकेट होता है कि आईएएस मिला है, आईपीएस मिला है, आईआरएस मिला है, ये सब करके फिर जो ग्रेड ए सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं उनको लबासना बुलाया जाता है, फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है उनका। फिर 3 महीने का होता है वो फाउंडेशन कोर्स। के बाद सबको अपनी अपनी एकेडमी में भेज दिया जाता है। आईपीएस हैदराबाद चले जाते हैं, आईएएस की अलग एकेडमी है, आईएएस की एकेडमी लबासना वही है, सेम जगह मसूरी में ही। तो आईएएस की ट्रेनिंग वही होती है। फिर उसके बाद हमारे जैसे हमारा है तो हमारा फेज 1 खत्म हो गया। अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग होगी, 1 साल वो चलेगा। फिर हम वापस आएंगे लबासना में 2 महीने के लिए। फिर हमारा प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, फिर हमें एसडीएम बनाया जाएगा, सीईओ जेड भी बनाया जाएगा। ऐसे ही फिर तो रेगुलर चलता ही रहेगा। तो अगर अपने इंडिया के अंदर बात करें सबसे बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट कौन सी है? गवर्नमेंट पोस्ट आईएएस में तो हमारे कैबसेक होते हैं। कैबसेक मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। अच्छा, जैसे हमने ना मूवीज वगैरह में देखी हुई है, कोई कितना ही बड़ा अफसर हो पॉलिटिशियन के नीचे दब के रहता है, तो क्या एक्चुअल में ये है ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये लोगों के बीच धारणा है, पॉलिटिशियन दबाते हैं और पॉलिटिशियन कहेंगे जैसे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉलिटिशियन देखो, हम तो सरकारी नौकर हैं एक तरह से। पॉलिटिशियन को तो 5 साल बाद जवाब देना है जनता को, तो वो क्यों गलत करेगा? पॉलिटिशियन केवल सही काम की ही बोलेगा आपसे। अगर वो गलत काम की भी बोल रहा है 1% मान लो, तो उसके ऊपर किसी का प्रेशर है इसलिए वो बोल रहा है। पॉलिटिशियन कभी गलत काम के लिए नहीं बोलेगा आपको, सही काम के लिए ही बोलेगा। और पॉलिटिशियन के साथ मिलाकर चलोगे तो देश की भी उन्नति होगी और लोगों के भी काम बनते जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि पॉलिटिशियन आपको प्रेशर डाल रहा है कि नहीं नहीं ये करो ये करो, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो बेसिकली मतलब गाड़ीज वगैरह तो जैसे अपन ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है तो गाड़ी वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है? नहीं, फेज 1 में अभी हम जाएंगे। फेज 1 के खत्म होने के बाद जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाएंगे तो हमें गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है और ये सब रहने का मिलता है। तो अभी तो बेसिकली लड़कियां वगैरह कुछ फ्लर्ट वगैरह करती हैं, मैसेज वगैरह आते होंगे? वो तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बहुत मैसेज आते हैं, वो तो चलता रहता है। तो क्यूट तो वैसे आप हो, मतलब ग्लो आपका आईएएस बनने के बाद आया है या अभी आया है? अब ये पता नहीं है, मेरे को तो पता भी नहीं है कि ग्लो है कि नहीं है। तो आप समझ रहे हो, जैसा ही समझ लो। बट ये फ्लैक्स वाला मेरे को काफी अच्छा लगता है। मतलब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, लाल बत्ती वाली गाड़ी, वो उतर रहा है लाइक ऐसे कपड़े सही करके चश्मा लगा के सीधा चला गया। तो कभी आप भी मतलब सुबह तैयार होते हो एक बार जब शीशे में देखते हो कि यार थोड़ा बहुत तो कर लेता हूँ? कुछ ऐसा तो होता होगा? नहीं, मैं तो आपको पता है आपसे बात हो रही है, नॉर्मल रहता हूँ मैं, कुछ ज्यादा वो नहीं है। बस वो पता नहीं रील कौन रिकॉर्ड करता है कौन, फिर वो बना के मेरे पास भेज देते हैं, फिर मैं डाल देता हूँ उसको। तो मतलब अच्छा तो लगता है यार, इतनी अच्छी पोस्ट मिलती है। अच्छा तो देखो लगता है, मेहनत करने के बाद मिली है इसलिए और ज्यादा अच्छा लगता है। अब ऐसे हम घर बैठे राजा तो बन नहीं गए, हमारे खानदान में कुछ नहीं था ऐसा, तो खुद की मेहनत से किया है सब। भाई के, पापा के, मम्मी के सपोर्ट से किया है सब। मेहनत करी है तब यहाँ तक पहुंचे हैं। अब लोगों को बुरा लगे तो लगे, ऐसे में मतलब मेरे खेत में मैंने खोदा और सोना तो नहीं मिला ना मुझे। मैंने रात भर जाग के पढ़ाई करी है, लिखा है, हाथ तोड़े हैं, 3-3 घंटे लिखना पड़ता है यूपीएससी के एग्जाम में, तब कहीं जाकर ये ऐसा मिला है। तो कैसा लगता है खानदान का पहला आईएएस बन के? मैं फिर वही कहूंगा कि मैं पहला हो सकता हूँ, मैं लास्ट नहीं होना चाहता। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी आईएएस आईपीएस बनते रहे। ऐसा कहते हैं गांव में कि एक आईएएस जो होता है उसका 7 पीढ़ी तक नाम चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम इसलिए नहीं जाना जाए कि वो आईएएस था, मेरा नाम इसलिए जाना जाए कि उसने लोगों के लिए ऐसे काम किए कि आज भी उसको याद करते हैं। सर बेसिकली अगर जैसे अपने इंडिया के अंदर ये लोकल एरिया की बात करें, चाहे मैं सिटीज़ की बात भी करूँ ना,
एक कंपनी के अंदर अगर एचआर ही बन जाता है ना 20-30 हजार की जॉब, तो ऐसे फ्लैक्स मारता है जैसे मैं ही कैब उसको लेने आ रही है, वो चीज है। और आप तो पूरे की पूरे आईएएस बन चुके हो। और मतलब मैं कहना चाहूंगा इतने डाउन टू अर्थ आप, लाइक बाय नेचर, कैसे सर, कैसे पॉसिबल है ये चीज? देखिए, ये जब आप ऐसी परिस्थितियों में पैदा होते हो, जब ऐसी परिस्थितियों में पलते हो, जब आप चीजों को देखते हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तब ऐसा लगता है, तब आपको समझ में आती हैं चीजें कि यार जमीन से जुड़े रहने में भलाई है। और मैं गांव में रहा हूँ, मैंने देखा है, हर एक चीज को देखा है, मैंने समझा है चीजों को कि लोग कैसे नरेगा में काम करके 100 रुपए डेली का कमाते हैं। जब मेरे पापा नौकरी लगे थे, हमारे आगे की बात है वो, अभी 17-18 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए तब लगे थे। मेरे पापा जब नौकरी लगे थे तो 50 रुपए पर डे का कमाते थे, गवर्नमेंट जॉब में रह के भी। मतलब 1400-1500 रुपए एक महीने की सैलरी मिलती थी उनको। वो दिन देखे हैं मैंने। और मेरी मम्मी की तबीयत शुरू से ही खराब रहती है, तो मेरे पापा ने कैसे पढ़ाया है हमें, कैसे 1500 रुपए में घर का खर्चा चलाया है, कैसे हमारी फीस भरी है, वो सब देखा है मैंने, वो सब महसूस किया है, वो सब आज भी मेरे को पता है, वो सब मेरे दिमाग में चलता रहता है कि हम यार वहां से उठ के आए, 1500 रुपए से उठ के आए हम। तो इसलिए मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ कि मुझे चीज़ों का पता है, मैंने देखा है नरेगा में कैसे काम करते हैं लोग, कैसे 100 रुपए एक मम्मी कमा के लाती है, डेली अपने बच्चों को देती है, 5 रुपए का बिस्कुट लेके आता है वो सब चीज़ें मैंने देखी। तो लाइक अगर मैं पूछूं कि अगर पापा के लिए आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आप सब कुछ करके दे चुके हो, आप उनको नहीं, बचा नहीं है। पापा की यही इच्छा थी कि आईएएस बन जाओ, बस फिर आईएएस बन गया, उसके बाद वो मेरे से कुछ नहीं कहते। अच्छा, अब कुछ कहने लायक बचा ही नहीं ना उनके पास। और वो मेरे से कुछ नहीं कहते। फिर जैसे मजाक मजाक में कई बार जैसे ताऊ जी के लड़के ऐसे पूछ लेते हैं कि चाचा अब बता उसको क्या करवाना है जतिन से। पापा ऐसे ही कहते हैं, नहीं नहीं अब बस कुछ वो खुद कर लेगा, आपने जो करना होगा उसको। अच्छा, जैसे है ना, अगर हम किसी के जाते हैं ना, कि लड़ाई गाड़ी वगैरह हमारी किसी से अड़ जाती है, तो हम लड़ाई वगैरह करते हैं, तो ऐसे पूछते हैं कि कलेक्टर है क्या तू, कलेक्टर? तो आप तो बोलते हो कि हाँ मैं हूँ कलेक्टर। नहीं, एक्चुअली में ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि आप, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो अलवर के एरिया में तो सब मेरे को बाय नेम जानते हैं। सब लगभग पूरा अलवर मेरे को जानता है, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बरोड़ी, ये पूरा एरिया मेरे को जानता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन मेरे को आज भी याद है कि बहुत टाइम पहले पता नहीं किससे हमारी लड़ाई हो गई थी, तो वो कह रहा था कि जा तू बना ले, मेरे पापा को कह रहा था कि जा तू बना ले तेरे बेटों को कलेक्टर। लो बना लिया कलेक्टर। बना लिया। सर वो चीजें बहुत, मतलब ऐसा होता है जब पुरानी यादों को अपन सोचते हैं और आज जब देखते हैं ना, शायद सर वो सब खत्म हो जाती है, एक्साइटमेंट जो होती है अपने अंदर, वो शायद थोड़ी बहुत धीरे धीरे कम हो जाती है। उस टाइम पे अगर होते तो अपन उसको तुरंत जवाब दे देते, लेकिन जब वो मेहनत करते हैं, जब वो होता है ना, कोयला जब घिसता है घिसता है घिसता है, तब वो लाइक जब पूरा एटीट्यूड उसमें खत्म हो जाए, पूरी सारी चीजें खत्म हो जाए, तब जाके वो एक चीज निकलती है। अच्छा, तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या है अब? अभी सपना तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मैंने आपको जो बताया कि जैसे गांव में प्रॉब्लम्स देखी थी, वो हर जगह होंगी, हर गांव में होंगी, मुझे पता है। तो वही मैं एग्रीकल्चर फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा भी पहले खेती करते थे, अभी तो जैसे हमारे घर में कोई करने को है नहीं, तो हमने वो बटाई पे दे रखे हैं खेत वगैरह। मेरे भैया का भी सपना है कि मैं 2-4 साल में वापस आ जाऊं गांव में, खेती ही करूं। तो मैं उन किसानों के लिए काम करना चाहता हूं, मैं उन किसानों के बेटे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे किसी वजह से, उनके लिए काम करना चाहता हूं। मैं ग्राउंड वाटर के लिए काम करना चाहता हूं। जो समस्याएं मैंने देखी हैं मैं उन्हीं के लिए काम करना चाहता हूं। बाकी तो धीरे धीरे नई नई चीजें सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना जरूरी है क्या नहीं। सर आपने तो गवर्नमेंट जॉब एक क्विट करके देन आप आईएएस बन गए, तो सपोज करो अगर आप आईएएस ना बनते, तो फिर आपके क्या फ्यूचर प्लान होते हैं? मैं आईएएस नहीं बनता तो मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को कहीं पढ़ा रहा होता किसी कोचिंग। ये मेरा मतलब मैंने सोच रखा था कि मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा, अगर 3 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लूंगा और साथ साथ में तैयारी करता रहूंगा। तो लकीली सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया। तो आप स्कूल्स वगैरह में तो इंटेलिजेंट थे या कैसे? मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट ही रहा हूँ। जैसे 8th क्लास में मैंने डिस्ट्रिक्ट मेरिट मिली थी मेरे को। 10th में मैं मेरिट में 1 नंबर से रह गया था। 12th में मैं स्टेट में 9th मेरिट में था। तो ठीक ठाक था मेरा मतलब पढ़ने का। तो लाइक सीबीएसई से था आपका? मैं आरबीएससी से था। हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। कितनी प्रॉब्लम आती है यूपीएससी के? बहुत हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हिंदी मीडियम में ये समझ लो कि मतलब मेरा ये मानना है, ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं होता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में 30-40 नंबर का फर्क रहता है यूपीएससी के।
ओके। तो 30-40 नंबर मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, एक नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं, तो इतना फ़र्क रहता तो बेसिकली अगर जैसे मतलब मेरे को मान के चलो आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, है जी। तो क्या मेरा फिर तो हो गया यूपीएससी क्लियर? नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है इंग्लिश नहीं आती तो? हिंदी से अपन कर सकते हैं पूरा क्रैक? मैंने हिंदी से लिखा है पूरा। इंग्लिश का एक ही एग्ज़ाम होता है जो क्वालीफाइंग होता है बस। क्वालीफाई तो करना है। 300 नंबर का होता है वो, उसमें से 33% नंबर चाहिए। ओके। थोड़ी बहुत तो आती है, वो हो जाएगा बस। बाकी तो हिंदी में लिखो सब कुछ। अच्छा, जैसे हमने ना सोशल मीडियाज वगैरह पे दिखाते हैं, इंटरव्यूज वगैरह जब देते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करके जाना पड़ता है जी, भैया, जी। कोट वोट पहन के और बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो वाला जब आपने दिया? स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम आई, मतलब स्टार्टिंग का मतलब इससे पहले जो मेन इंटरव्यू था यूपीएससी का, उससे पहले मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे कोचिंग्स में, ओके। जो यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग का जो मेरा इंटरव्यू था वो, उसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मेरे को झिझक थी कि कैसे क्या होगा। लेकिन जब 3-4 इंटरव्यू दिए मैंने कोचिंगों में, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया कि यार कर लेंगे। हो गया था वो मैनेज, उसमें कोई ज़्यादा इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो बेसिकली अब तो गांव में हर कोई बोलता होगा हाँ जतिन मेरे कांटेक्ट में कुछ काम करवाना हो तो कुछ। और छोटी-छोटी बातों में फ़ोन करने लग जाते हैं, तो मैंने उनको कहा कि भाई इतनी सी बात के लिए फ़ोन मत किया करो, पहले कुछ कर लो उसके बाद फ़ोन किया करो, अगर नहीं हो काम तब बता दिया करो मेरे को, अगर मेरे लायक होगा मैं कर दूँगा, करवा दूँगा बिल्कुल। बेसिकली सर होता है ना, अपन उस छोटे से एरिया के अंदर आए तो उनकी प्रॉब्लम ही छोटी छोटी होती है, हाँ, बड़ी एग्ज़ैक्ट समस्याओं पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जैसे किसी की गाड़ी पकड़ ली, कैसा हुआ है दोस्त की गाड़ी पकड़ ली आपको फोन लगाया, होता है, ऐसा होता है, पर करना भी पड़ता है, अब क्या करें। मतलब बताओ कलेक्टर से गाड़ियां छुड़वा रहे हैं। ऐसा होता है। आप भी बैठ के सोचते तो होगे सर कभी फ्री टाइम में कि यार यार दोस्त भी मतलब यार दोस्त अपने यार दोस्त होते हैं यार, उनके लिए तो अपन तो क्या बिल्कुल नीचे से बैठे हुए हैं उनके सही साथ बात में, है। और आज अपन एक कुर्सी पे बैठ गए तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है सर। तो भाई से आपकी बॉन्डिंग मतलब कैसी है, मतलब यार दोस्त वाली है या फिर एक वही भाई बड़े भाई वाली नहीं, कॉन्सेप्ट? यार दोस्त वाली है हमारी, हम मस्त एक-दूसरे से अच्छी तरह बातें करते हैं। तो अब तो भाई मतलब बस जहाँ पे भी गाड़ी लग जाए वहां लग जाए, बस पीछे कलेक्टर बैठा हुआ है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? नहीं, अब सही है, वो भी ज़्यादा मतलब मस्त रहता है, कोई ऐसी वो नहीं है। लाइक सभी मतलब जब आपने बताया कि आपके फादर टीचर हैं तो लाइक वो फिर थोड़ा सा एक पूरा एक बार मैनेजमेंट होके चीजें चलती है, ऐसा नहीं जी, कि जी, जी। अपन अब बस बन गए तो ये चीज तो है। ऐसा तो जैसे कुछ अभी नहीं है। मैं बात करूं मेरी, तो जैसे मेरी फैमिली में कोई भी आईएएस नहीं है, तो मेरा होता है कि यार हाँ चौड़ एक बार करते अपन कहीं जाते गाड़ी लगाते फिर ऐसा वो ये भी concept जैसे होता। मैं लास्ट टाइम छुट्टी आया था, तो ऐसे ही मतलब मीटिंग वगैरह चलती रहती है, यहाँ आता हूँ तो वो बुला लेता है ऐसे करके, तो मैं लेट हो गया घर जाने के लिए 11 बज के, फिर उसका मैसेज आया, तेरे को घर नहीं आना? मैंने कहा आ रहा हूँ। रात में 12 बजे आते हैं। मैंने कहा आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, मैं टाइम से आ जाया घर। आप भी सोचते हो कलेक्टरों को भी है तो इसमें मैंने टाइम कहा से बुलाया ठीक जा है। रहा है। ठीक है सर, फैमिली मतलब आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है इन जी, सब के बिल्कुल, पीछे, बिल्कुल। और लाइक मम्मी का कैसा रिएक्शन रहता है, मतलब मम्मी का कैसा? मम्मी मम्मी मेरी थोड़ी-सी बीमार रहती हैं, वो स्टार्टिंग से बीमार ही हैं थोड़ी-सी। बट वही है कि अब थोड़ा-सा एनर्जी आने लग गई है कि हाँ भाई, लड़का आईएएस बन गया है, कलेक्टर बन गया है। तो घर में सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग आपकी भाई के भाई साथ के है? साथ। तो लाइक शादी होने के बाद भी, भाई की तो आपकी शादी हो रखी है, हाँ, भाई की शादी हो तो रखी लाइक उसके बाद में, शादी के बाद में कुछ चेंजेस आए भाई में? लोग बोलते हैं यार शादी के बाद लड़का बदल जाता है। है। नहीं, उसमें कुछ चेंज नहीं आया, मतलब उसने शादी के बाद ही मेरी हेल्प करी है। उसकी ओके। शादी हो गई, 5 साल हो गए उसकी शादी को। तो उसने उसी ने कहा कि यार तू तैयारी कर। उसी ने कहा कि कोई ऐसे चिंता मत करना, मैं पैसा वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। उसी ने कहा, भाभी मेरी बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने भी मतलब ऐसे नहीं कहा कि जैसे कई बार क्या होता है कि 2 भाई हैं तो उनमें वो भाभी आ जाती है तो आपस में लड़ाई होने लग जाती है। हाँ। वो उसको डाँटती है कि इसको पैसे क्यों देते हो? ये है, वो ऐसा। मेरी भाभी भी ऐसी नहीं है, मस्त है एकदम बिल्कुल। तो भाभी बोलते होंगे कि अब देवर जी के लिए तो लड़की मैं ढूंढ दूंगी, ऐसा कुछ? नहीं, मैं ही बोलता हूँ ढूँढ दो यार, कोई तो ढूँढ दो यार, अब करवानी है तो शादी। वो कहती है, अब सब घरवाले यही कहते हैं कि यार अब तेरे लेवल की हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से ले आएँ? ऐसे करवानी तो हम करवा देते। अब तू आईएएस आईपीएस से करेगा, तो मैं खुद ये सोचता हूँ कि मैं कहाँ से लाऊँगा आईएएस आईपीएस। गांव में से फिर आप है ना, कॉन्सेप्ट हुआ कि गांव में से आप पहले इंसान आईएएस निकल गए, अब गांव जी। में तो कोई लड़की होगी जी, नहीं, जी, आपको बिल्कुल, बाहर ही बिल्कुल। जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है आईएएस बन के सही किया, लड़कियां नहीं मिल रही है आपको? आप ये गाँव में ये कांसेप्ट होता है ना, जो कुछ नहीं करता ना, हाँ। जो नहीं पढ़ता है, तो उसकी गाँव घर वाले शादी करा देते हैं जल्दी। हाँ। लेकिन जो थोड़ा-सा पढ़ गया, उसकी शादी बहुत लेट होती है। वही हो रहा है मेरे साथ। तो जैसे मतलब अब फैमिली वगैरह बोलते हैं शादी के लिए शादी कर ले या अपना टाइम ले आराम से अभी? फैमिली वगैरह कोई बोलता तो नहीं है ऐसे, पर करनी तो है ही उनको।
तो ऐसे मतलब डायरेक्टली तो मेरे से नहीं बोलते, पर यही है कि लड़की वो देख रहे हैं, अगर कोई मिल जाएगी तो ठीक है। तो जैसे मैं तो आपकी शायरियों का बहुत बड़ा दीवाना हूँ वैसे, क्योंकि मैं जब ऐसा लगता है ना कि यार एक तो मतलब आप शायरियां बोल रहे हो ठीक है, ऊपर से आईएएस भी है, मतलब यार इंसान मतलब सुन तो सकते हैं इसको बैठ के, अगर अपना टाइम अपन आईएएस वाली शायरियों को दे रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो और शायरियां सुनना चाहूंगा आपसे, तो मेरे को सुनाओ आप शायरियां बहुत। तो बताइए किस में सुनाऊं, हिंदी सुनाऊं या क्या? जैसे अपने जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी ज़्यादा समझते हाँ। हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये हरियाणवी मेरी बेस्ट है तो आप इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो और हरियाणवी में बता सकते हो, ताकि आपके जो एरिया वाले हैं वो भी जान सकें चीज़ों को। एक हिंदी हिंदी की लिखी थी मैंने, वो 2 लाइनें सुना देता हूँ कि कैसे मिटाऊं तेरी निशानी, कैसे मिटाऊं तेरी निशानी, मेरे पास तेरी यादों के अलावा कुछ है भी नहीं। वाह। कैसे मिटाऊं तेरी निशानी, मेरे पास तेरी यादों के अलावा कुछ है भी तो नहीं। अब आंखें बंद कर लेने में ही भलाई है, वैसे भी तू ख्वाबों के अलावा मेरा कहीं है भी तो नहीं। वाह। वाह। तो मतलब ये क्या ख्वाबों के बिना मतलब क्या सोने का पर्पस से या मरने के पर्पस से? नहीं नहीं मतलब वो ही कैसे ही समझ लो इसको, कि आंख बंद कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, कि ख्वाबों में तो तुम मिलोगे कहीं मुझसे। ओके, तो लाइक ख्वाबों में खो जाना चाहता है इसके अंदर शायर। हाँ। हरियाणवी कोई ऐसी हो अच्छी सी कोई, हाँ हरियाणवी एक मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो मैं सुना देता हूँ। या कह सको कि मैं आपकी फेवरेट हाँ हाँ हाँ। 2 लाइनें। फेवरेट तो मैं एक आपके चैनल पे वो सुना देता हूँ जो मेरी वायरल हो रखी है, हाँ वो बिल्कुल। सुना देता हूँ। वो ऐसे थी कि ले हम पाट गए न्यारे, ले हमने छोड़ दी कश्ती, ले हम आगे किनारे, कई ढाल की मस्ती छोड़ दी, ले हमने अपनी हस्ती छोड़ दी, तने मिल गया ना मेरे तैला का अच्छा, सारी दुनिया झूठी बस एक तेरा यार सांचा, लाख जन्म की बात करया करते, लाख जन्म की बात करया करते, एक तो कम है ना यार, चल मैं भूल गया पुराने किस्से, फिर भी कम तो गम है ना यार। वाह, ये तो मैं समझ गया, मतलब ये हरियाणवी में बेसिकली समझ गया, इसमें इन द एंड है ना जो आशिक है वो अकेला रहे, कहने का मतलब ये हरियाणवी में समझ चुका हूँ। ये उसमें ये है कि मतलब हम हमारे जब हम साथ थे तो हम ऐसे वादे किया करते थे कि हम लाख जन्म साथ रहेंगे, ऐसे रहेंगे। फिर तो एक ये तो एक फर्स्ट जन्म है, ये तो बहुत कम है हमारे लिए, तो गम तो गम रहेगा हमेशा, ऐसा है। तो सर आपके लिए अगर मैं पूछूं कि आपके लिए प्यार क्या है, तो आप क्या बताओगे? प्यार इबादत है। अच्छा, ये इबादत है, एक शॉर्ट शब्द में आपने बोल दिया इबादत है। इबादत है, मतलब प्यार में ये नहीं होता ना कि वो चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए मुझे, प्यार में ये होता है ओके, वो नहीं चाहिए वो तो नहीं किसको चाहिए वो? वो जिसको चाहिए उसको चाहिए होगी, मतलब ऐसी जब प्यार होता है तो ये होता है कि यार वो कैसे भी रहे खुश रहे, बस वो रहे, वो कहीं भी रहे जहाँ रहे खुश रहे बस। फिर कभी ना कभी कमी तो महसूस होती है फिर अगर। कमी अब मतलब ऐसा होता है ना कि अगर प्यार मिल जाए तो प्यार रहता नहीं है। अगर किसी को प्यार मिल गया तो वो ये सोचेगा कि यार ये तो मिल गया है तो मेरे पास ही है, क्या करना है इसका। थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे प्यार खत्म हो जाता है, जब आपके पास प्यार नहीं होता तो वो चलता रहता है, चलेगा तो लंबा चलेगा वो। सर बेसिकली है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो लव मैरिज शायद ठीक है ज्यादा, क्योंकि अरेंज मैरिज के अंदर तो वो सामने वाली किसी और से लव कर लेंगे तो गए अपन तो। अबे यार अब लव होए तो मैरिज करूं मैं अब। नहीं, बट अगर आपके पास में चॉइस है तो आप लव मैरिज ही करना, क्योंकि यार होता है अपन जैसे लड़के हैं ना कहीं कामों में बिजी हो जाते हैं तो पीछे से कोई और टाइम देने लग जाता है। अब लव मैरिज में भी ऐसा नहीं है ना, इतना भी आसान नहीं है कि शादी के बाद भी अफेयर चलने लग जाते तो हैं। बेसिकली जैसे अगर आपको किससे प्यार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई अच्छी खासी आपकी लेवल जो सीनियर जी वगैरह या जो भी जूनियर वगैरह किसी उससे होगा, जी तो लाइक वो अपने कामों में व्यस्त रहेगी, आप अपने कामों में, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट चॉइस तो ये रहेगी कि वो कामों में व्यस्त रहे। हाँ ये तो है खैर, पर जब किस्मत खराब होती है तो कुछ भी हो जाता है, इसमें कुछ वो कहने का नहीं है। तो सर मैं फाइनली इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा जी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, जी शायद कोई फ्यूचर आईएएस इस पॉडकास्ट को जी देख जी रहा हो, तो या कह सके कि कोई फैमिली कि मतलब एक जतिन के पापा या मम्मी कोई और देख रहे हो जो जी। बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे, एक लास्ट मैसेज? उनके लिए एक एक मैसेज मेरा ये है कि अपने अगर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों को कभी प्रेशर मत करो, प्रेशर मत डालो उन पर, उनको वो जैसे पढ़ रहे हैं जैसे मेहनत कर रहे हैं उन पर विश्वास रखो, तो वो आईएएस आईपीएस में या फिर किसी भी फील्ड में वो सक्सेस मिल सकती है उनको। अगर कोई एस्पिरेंट देख रहा है जो चाहता है कि मैं आईएएस आईपीएस की तैयारी करूं, तो उनके लिए यही है कि ऐसा किसी भेड़ चाल में मत चलना कि कोचिंग में चला जाऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जरूरत है तो आप करिए, और अब खुद के ऊपर विश्वास रखिए, अपनी फैमिली के ऊपर विश्वास रखिए, सबके सपोर्ट से काम होता है। जब आईएएस बन जाएं
तो लोगों को भूलिए मत, उनके साथ मिलकर खड़े रहिए, उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे बातें करिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अगर आप नीयत अच्छी रखेंगे, जैसे आपने बताया नीयत अच्छी रखेंगे तो चीज़ें धीरे-धीरे सॉल्व होती जाती हैं। एथिक्स का पेपर होता है हमारा एक यूपीएससी में, उसमें नियत का ही होता है पूरा खेल कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो अगर आपकी नियत ही खराब है तो वो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, आप यूपीएससी के अंदर जा ही नहीं पाएँगे कभी। तो मेरा यही संदेश है उनके लिए। और थैंक यू सो मच जतिन सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया और आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए। बेसिकली सर को हमने सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप किया था, एक इनविटेशन भेजा था, सर ने उसको एक्सेप्ट किया। मतलब इतने सारे मैसेजों में से हमारा मैसेज का रिप्लाई करना एंड देन हमें टाइम देना कि हम सर के साथ में बैठ के कुछ बातों को डिस्कस कर सकें एक आईएएस की जर्नी के बारे में। तो थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और मैंने आपको बताया था ना कि सिटीज़ वगैरह में कोई भी एचआर भी बन जाता है ना सर अपनी एक प्राइवेट कंपनी का भी, उस कंपनी का कोई भरोसा नहीं है वो कब तक है कब तक नहीं है। फ़ोन तक उठाना बंद और एटीट्यूड इतना खतरनाक कि बस पूछो मत। लेकिन सर आईएएस बनने के बाद में हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आए हैं और मैं तो चाहूँगा कि सर ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहें और हम सर के साथ में अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते रहें। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा और थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट को थैंक यू अमन भाई, आपके जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट का भी बहुत-बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद एक मौका दिया मुझे आपके व्यूअर से बात करने का।